वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली वजूद ज़न के साथ हाजिर हैं। मेरी कोशिश होती है कि किसी ऐसी खातून के बारे में ख़ुद भी जानूं और आप सबको भी बताऊं जो मेरे लिए बिल्कुल नई बात हो गई। तो अब तक के तमाम एपिसोड्स में हमने बहुत सारी ख़वातीन का मैं स्टोरी में ज़रूर ज़िक्र करती हूँ स्टार्ट की। आज मेरे पास बहुत ही कमाल खातून का ज़िक्र है, मरियम मिर्ज़ा ख़ानी। ईरान में पैदा हुई हैं 12 मई को 1977 में और 2017 14 जुलाई को उनका इंतकाल हुआ। ये बहुत कमाल मैथमेटिशियन थी और इन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट में पढ़ाया भी। इनको फील्ड मेडल भी मिले और अपने मैथमेटिक्स के मेडल्स भी मिले। इनका काम बहुत कमाल था। इन्होंने हाइपरबोलिक ज्योमेट्री में काम किया और इसके बाद इनका काम एक रिमान सर्फेसिस के लिए भी था। चूँकि हमें इन बातों की इतनी समझ नहीं है, मैं चूँकि मैथमेटिक्स से नहीं हूँ, लेकिन जब हम इनके काम के बारे में मैथ्स डिपार्टमेंट के किसी स्टूडेंट से या किसी टीचर से बात की तो वो सब इनको बहुत एडमायर कर रहे थे। और साथ ये बात भी मुझे पता चली कि हमारे यहाँ जो एज़ यूजुअल मैं बात करती हूँ कि ख़वातीन के बारे में हमें एक कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता कि किस खातून ने कितना काम किस फील्ड में किया, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसी फील्ड्स जिसको मान लिया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ मर्द होंगे। शायद मेरे जैसे लोग जिनको मैथ्स समझ में नहीं आता उनको यही लगता है कि मैथ्स में ख़वातीन कम होती हैं, बट इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में मैंने ऐसा नहीं देखा। हमारा यहाँ पर जो मैथमेटिक्स एंड स्टैट डिपार्टमेंट है उसमें बहुत कमाल ख़वातीन हैं और मैं जब उनकी बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये दुनिया की ज़हीन तरीन ख़वातीन हैं, क्योंकि मेरे लिए जो सब्जेक्ट मुश्किल है उसमें इन्होंने PhD लेवल तक अचीव किया हुआ है। तो बहरहाल आज हमारे पास एक बहुत ही स्माइल करने वाली, बहुत स्टूडेंट्स के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर, जो मुझे लगता है कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है ये समझाने के लिए, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की सीनियर लेक्चरर हैं, PhD स्कॉलर हैं, हिना बशीर साहिबा। वेलकम करते हैं उन्हें अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं हिना? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी ये जो स्माइल है ना, ये आज मेरे शो को भी चमका रही है। अच्छा, तो अब ये स्माइल हमेशा स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसी हाँ, रहती है? मेरी वैसे काफ़ी कोशिश रहती है। वेरी गुड। ये ऐसे रहता है कि बच्चों के साथ ज़रा सही। अच्छा, हमने माहौल सुना रहे। कि जो मैथ्स होता है ना, थोड़ा खुश्क सब्जेक्ट है और इसमें काम करने वाले लोगों की स्माइल ही गायब हो जाती है लेकिन मैंने आपके साथ कभी ऐसा नहीं देखा। हाँ जी, ऐसा है, वाकई खुश सब्जेक्ट है। अच्छा। और आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे, हर फील्ड में होते हैं, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं कि चलें इसको थोड़ा सा जितना ये खुश्क है इतना खुश्क ना बनने दिया जाए। सही। मुझे लगता है कि पर्सनालिटी के कुछ और रूप ऐसे होते हैं, पहलू छुपे हुए ऐसे होते हैं जिनके साथ मर्ज होके पर्सनालिटी के सारे रंग आ ही जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए हिना कि ये मैथ्स की फील्ड चूज़ करने का जो है डिसीजन आपका अपना है? अगर मैं इस पे ईमानदारी से बात करूं तो मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि हादसाती तौर पर या नेचर ने हमारे लिए कुछ फ़ैसले किए होते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी किस्मत में कुछ चीज़ें लिखती जाती हैं ना, ये जो आपका प्रोफेशन और आपकी फ़ील्ड है, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं अल्लाह मियाँ ने आपके लिए सोचा होता है कि आपने इसी तरफ जाना है। अच्छा। अगर शायद मुझे वैसे मेरा मैथ सब्जेक्ट अच्छा था शुरू से ही। मैं यही पूछ रही थी कि बचपन में अच्छा था। मैथ सब्जेक्ट ये हमारा फैमिली सब्जेक्ट है, यानी कि मेरे फादर की तरफ से ये हमें मिला है। अच्छा। कि सबका ही मैथ अच्छा था हमारी फैमिली में ओवरऑल। जिन्होंने बायो भी पढ़ी उनके भी मैथ्स बेहतर था। सही। लेकिन इतना नहीं था कि किसी ने ये सोचा हो कि जी मैथ PhD तक जाना है। हाँ, शुरू में PhD तक आने वाली आप पहली हैं? हाँ, मैथ्स में मैं PhD लेवल इवन के मैथ अपनी फैमिली में भी मैं मैथ्स की एक ही हूँ। अच्छा। हाँ, और PhD लेवल की भी मैं। तो कैसी बचपन में स्टूडेंट थी और मुल्तान से है सारी एजुकेशन? कोई सारी मुल्तान की। स्कूलिंग मेरी फेडरल की थी, फेडरल स्कूलिंग में किया। उसके बाद FSC हमने मुल्तान बोर्ड से मैंने की। सही। डिग्री कॉलेज से।
फिर BS में 2-3 जगह पे अप्लाई किया जैसे अच्छा, होता है बिल्कुल। तो उसमें फिर अप्लाई किया तो उसमें सबसे पहले मेरा नाम जो है वो मैथ में आ गया सही। और मैंने बस यहीं पे और फिर सोच बाकी लिया में कि यही हाँ करना है, बस इसी में वो मतलब यू आर हैप्पी दैट टाइम। हाँ। अच्छा, तो शुरू में मुझे लगता था कि यार शायद गलत फील्ड मुझसे ना सिलेक्ट हो गई है, लेकिन अच्छा, अब लगता है कि नहीं, सही। बेहतरीन। तो फिर एमफिल एमफिल मैंने फिर नर्स से किया, वो भी ओके। मेरा करने का बिल्कुल कोई मूड नहीं था। अच्छा। और मुझसे अक्सर बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी ये सवाल पूछते हैं कि मैडम आप कैसे चली गई, हमें भी बताएं, हमने भी जाना है। तो सही। मैंने उनको कहा कि मैं बिल्कुल मुल्तान से ऐसे ही गई थी कि चलो इस्लामाबाद फिर आते हैं, स्टूडेंट्स हैं ना, सही, हाँ तो हम बिल्कुल। सोचते थे। ऐसे ही अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद वहाँ गई, टेस्ट दिया। रिटन टेस्ट में उन्होंने मुझे कहा कि आप ना वहीं पे वेट करें, 2 घंटे के बाद हम आपको बताएंगे, रिजल्ट कल दे दें। अगर आपका इंटरव्यू कॉल होगी तो फिर आप स्टे कीजिएगा। सही। तो मैंने वहाँ पे यही सोचा कि मतलब होना हम वगैरह अमूमन नहीं ऐसा है, सोचते हैं, हाँ हाँ जी। होना नहीं है, लेकिन मेरा नाम अच्छा ऊपर लिस्ट में मेरा नाम था, टेस्ट जबरदस्त, क्लियर हुआ। जबरदस्त, और उसके बाद माशाल्लाह। उन्होंने जितने बच्चे टेस्ट में सिलेक्ट किए थे उसमें से भी ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा उन्होंने ड्रॉप के इंटरव्यू में, और उनका ओके। अच्छा खासा स्ट्रिक्ट इंटरव्यू था, एक पूरा पैनल उन्होंने 6-7 पर्सन्स का। इसकी तैयारी की हुई थी आपने कि इस मैंने तरह का तैयारी नहीं पैनल की हुई इंटरव्यू थी, होगा? नहीं बिल्कुल तैयारी पता ही नहीं था। यहाँ से जब गई हूँ मुल्तान से तो मुझे आइडिया नहीं था कि इंटरव्यू भी होगा। सही। उन्होंने सिर्फ लिखा था रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट की कॉल आई, वो चले गई, अप्लाई किया। फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में लेकिन मुझे उनके पता चल गया कि इंटरव्यू अच्छा हो गया। एक तो वहाँ के लोग खुश भी ज़्यादा हुए ना, सही। उन्होंने कहा एक तो आप इतनी दूर से आए हो, और दूसरा BZU की रिप्यूट भी, उन्होंने कहा कि BZU से हमारे पास कम लोग आते हैं लेकिन हमें खुशी हुई आ पाया। और उसके अलावा उन्होंने फिर अच्छे खासा एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे हमसे, सही। हर बंदे ने। तो लेकिन ये कि इंटरव्यू मेरा अच्छा हो गया था कि मुझे वहाँ से ये थी कि भाई हो जाएगा। मतलब आप बड़ी उम्मीद के साथ फिर वापस आई, खेल कूद में गए हाँ, और हाँ, वापस बस गई वाकई हाँ। में ऐसी थी कि बस आज जा रही हूँ तो ये हाँ। दे के कल वापस आ जाऊँगी। सही। लेकिन मेरा ख्याल अच्छा, है मेरी ये जो पूरी एक जर्नी में ना हाँ। मुझसे ज़्यादा जो अल्लाह ने यानी कि जो सोचा हुआ था ना, बिल्कुल वही चीज़ें प्लान होती गई, सही, और सही। बस हम उसके पीछे पीछे चलते गए, ऐसा हुआ। सही। अच्छा, ये जो एक अचीवमेंट है ना, ये अचीवमेंट के हम मेरिट पे सिलेक्ट हुए, ये बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है बिल्कुल, इसमें। तो इस बार बंदे में थोड़ा सा गरूर भी आता है। आता है नहीं, वो आर्मी वाले तो उन्होंने सारा निकाल दिया जब वहाँ गए तो। वो इतना अच्छा। उन्होंने टफ जाहिर है एजुकेशन मतलब आया था, टफ थोड़ा सा टाइम आया था। था। नहीं, 2 दिन भी नहीं उन्होंने आने दिए, बस वो गए तो वो वहाँ जाके फिर सोचा ही नहीं था कि ये सब भी होगा। अच्छा। एक तो यूनिवर्सिटी बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है उन्होंने, और लेकिन जब हम पढ़ने वहाँ गए डिपार्टमेंट, और वहाँ बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने हमें, टीचर्स ने ना। कुछ वहाँ पे रिलेटिव मार्किंग का सिस्टम था जो हमें पता ही नहीं था। हम यहाँ से एब्सोल्यूट मार्किंग में गए थे, वहाँ रिलेटिव मार्किंग थी, और फिर एक ही क्लास में। ये बल्कि कॉन्सेप्ट बताएं भी कि क्या डिफरेंस होता है, बहुत सारे सुनने वालों को पता नहीं होगा। एब्सोल्यूट मार्किंग में जैसे हमारे इधर भी है, वो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि 85 पर A मिल जाएगा। अब वो बेशक आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे में से 30 बच्चा भी 85 मार्क्स ले रहे हैं तो सबको A मिला, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जो बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं ना, उसको स्टैंडर्ड बना के बाकी नीचे के क्राइटेरिया सेट करते हैं, यानी कि जो 90 वाला है उसको A मिलेगा, और अगर 80 है तो उसको वो B+ देंगे। उसको यानी कि स्टैंडर्ड मान के ना उसको ग्रेडिंग करते। तो वहाँ पे जो A है ना, वो या तो एक बच्चे को मिलता है या 2 को। यानी कि 90 और 91 वाले को A मिलेगा, जो उससे नीचे हैं उन सबको ग्रेडिंग उस हिसाब से होगी। तो उसमें बड़ा नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। और एक तरह से कंपटीशन भी तो बढ़ गया ना, क्योंकि एक ही क्लास में ना फिर वो PhD के भी बच्चों को और MPhil के भी बच्चों को एक ही क्लास बना देते थे, यानी कि सब्जेक्ट ऑफर किए हैं ना, तो ये सब्जेक्ट ऑफर हैं, वो कहते थे PhD के लिए भी हैं या MPhil के लिए भी हैं। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे मेरा और OD पढ़ने का है और वही सब्जेक्ट पे PhD वाले भी पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है वो टफ कंपटीशन हो जाता है, जहाँ पर हमें 3 या 3.5 मिनट ज़्यादा होती होगी ना, उसके लिए एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती थी ऑब्वियस है, क्योंकि जाहिर है वो PhD वाला अपने लेवल के हिसाब से पढ़ता था, और हमें ये होता था कि जी हमने रिलेटिव मार्किंग है तो हमें भी इतना हो कि हमारी ग्रेड अच्छे बन जाए, तो उसके लिए बड़ा उन्होंने टफ टाइम दिया, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ होगा। हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ है ना, बड़ा वो एक मेहनत करने की भी आदत पड़ गई, और कंपटीशन जो है उसका एक हेल्दी जो इन्वायरमेंट है वो भी मिल गया। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि कैसे, मतलब शरारती बच्ची थी आप? नहीं, बचपन मुझे अपना बिल्कुल नहीं याद, लेकिन वो वाली शरारत ऐसी नहीं थी जो वरना बता देते ना आपके आसपास वाले लोग, नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह
माशाल्लाह 3 बहनें और 3 भाई और मैं सबसे छोटी हूँ। तो सबसे छोटे में भी आप शरारती नहीं थी? नहीं, बड़ी बीबी बच्ची थी आप तो। नहीं शरारती नहीं थी। और खेलती कूदती थी? हाँ, गेम्स, खेलना कूदना हमारे कॉलेज वगैरह, हाँ खेल कूद और जैसे सब, स्कूल कॉलेज का स्पोर्ट्स होते हैं नहीं उसमें नहीं को करिकुलर एक्टिविटीज में? इतनी स्कूल में उस टाइम वैसे इतनी ज़्यादा थी भी नहीं। आर्मी स्कूल्स में हम पढ़े फेडरल में, तो वहाँ पे वो पीटी वगैरह ये चीज़ें तो हुआ करती थी, वो करते थे, उसके अलावा इतना पार्टिसिपेट नहीं करती थी। लेकिन इस तरह के तो होते हैं कॉम्पिटिशन्स डिबेट के या ड्रामेटिक? हाँ ड्रामेटिक नहीं, लेकिन डिबेट वगैरह में थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा नहीं। सही। वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल से लगता है कि स्कूल कॉलेज में आपने कुछ ऐसा पार्टिसिपेट किया? मैं और इसमें किया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसी कहूँ कि बहुत ज़्यादा। सही। तो और क्या शुगल होते थे, मतलब अगर ये वाले शुगल भी नहीं थे? कोई पेंट करती थी, किताबें पढ़ती थी? हाँ बुक्स लिटरेचर मैंने पढ़ा, लेकिन एक लेवल के बाद, यानी कि ये नहीं कि कोई बचपन से डाइजेस्ट वगैरह कभी नहीं पढ़े, ऐसे कहूँ। उर्दू लिटरेचर में इंटरेस्ट हुआ था जैसे BS लेवल पे ना, ऑनर्स में। तो फिर मैंने थोड़ा सा, मुझे ये इशफाक अहमद और बानो कुदसिया, और फिर मैंने शायरी भी थोड़ी बहुत पढ़ी। सही। हाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं जैसे सब, लेकिन किसी हद तक पढ़ी, इनकी बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ी। सही। हिना बशीर से उनकी शायरी जो उन्होंने पढ़ी, उनकी शायरी भी हो सकता है पढ़ने वाले बहुत सारे लोग करते भी हैं। इस बारे में बात करते हैं अभी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वजूद ज़न Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद ज़न। वेलकम बैक वजूद ज़न में। आज हमारे पास बहुत ही एनर्जेटिक, खूबसूरत और ज़हीन खातून हिना बशीर साहिबा मौजूद हैं। लेकिन उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखने से पहले आपसे पूछना है, क्या आपने ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको भी मिल सकता है और यहाँ पर मौजूद बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकते हैं और आप इसका हिस्सा बने, हमें बहुत खुशी होगी। और इसके साथ वजूद ज़न के प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में कमेंट्स करते हुए ये ज़रूर बताया कीजिए कि आपको उन गेस्ट के कौन सी लर्निंग हुई, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कुछ देखना, सुनना और समझना चाहते हैं तो वो भी, ताकि हम आपकी इन तमाम क्यूरीज़ के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कर सकें। आपका फ़ीडबैक इंपॉर्टेंट है। जी हिना बशीर साहिबा, तो मैं बात करी थी कि जब लिटरेचर आपने जो भी पढ़ना शुरू किया, उसमें ज़्यादा क्या रुझान था? मेरा लिटरेचर में बस ये था कि मैं ना जाविया को मैंने पढ़ा। अच्छा। जाविया 1B 2B 3B1 के मैंने उनको लेके अपने पास भी इसीलिए रखा हुआ है कि उसमें ना एक तो छोटे छोटे से लेसन है और पॉजिटिव। सही। और वो स्टूडेंट के एंगल से हुई भी आसान बातें हैं। आसान बातें हैं, एक तो आसान बातें हैं और उसके एंड में ना वो एक बड़ा अच्छा सा एक लेसन भी देते हैं और उसमें तो एक और वो पॉजिटिव होता है बेसिकली। प्रैक्टिकल रनिंग के साथ होता भी पॉजिटिव है। तो बाज़ औक़ात इंसान को ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी बातों की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा पड़ती है। तो मैंने बल्कि अब एक बुक तो अपने साइड पे भी रखी हुई है कि कभी अगर लगता है कि बस अब पढ़ लेनी चाहिए इसको उठा के, या जब भी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो फिर उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा सही। तो किस एज में पढ़ना शुरू किया था? ज़्यादा मैंने BS ऑनर्स लेवल पे ना। उससे पहले तो इतनी, आजकल के बच्चे फिर भी थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं। हमने अपने टाइम में चीज़ें थोड़ी लेट हमें पता चली कि थोड़े लेट मैच्योर हुए शायद। सही।
तो BS लेवल पे। BS लेवल पे पढ़ा। तो इशफाक अहमद और बानो कुदसिया को आपने पढ़ा। इसके बाद थोड़ा सा नदीम हाशमी। अच्छा, वो अदीम हाशमी को। हाँ जी। सही। और वो इश्क का आइन, हाँ, ये भी पढ़ी हुई है। सही। चलें, बहुत अच्छी बात है, लिटरेचर से जुड़े होने की वजह से ही आप इतनी फ्रेंडली हैं। ये मेरी अपनी समझ मुझे कहती है कि जो लोग लिटरेचर से जुड़ते हैं वो ज़िंदगी को बेहतर समझने लगते हैं और दूसरे इंसानों को भी समझने लग जाते हैं। अच्छा, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको किसी किताब में कभी लगा हो कि नहीं, क्योंकि जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे उर्दू या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज का, उनका किताबों को समझना और है और एक मैथमेटिशियन का किताब को समझना और है। बेसिकली मैथमेटिक्स हमें समझाती यही है कि प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह करने हैं। बिल्कुल। ये मुझे मैथ ने ज़रूर समझाया। हाँ क्योंकि ज़िंदगी जो है उसमें कदम कदम पे कोई ना कोई मसले या कोई ना कोई जितने भी आपको अच्छा आइडियल लाइफस्टाइल या मिला है, फिर भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। बिल्कुल, लर्निंग के फेजेस हैं। हाँ जी। तो बुक से भी बाज़-औक़ात जैसे हम कभी किसी मुश्किल में होते हैं तो हम कुरान की कोई आयत हमारे सामने ऐसी आ जाती है फेसबुक पे या कहीं भी कि हमें लगता है कि यार मुश्किल के साथ आसानी है। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें मुश्किल फेज़ में अगर बुक पढ़ी तो लगा कि हाँ कोई बात नहीं। और इसी तरह मैथ ने भी ये ज़रूर कहा कि सिखाया लाइफ में कि हर एक तो प्रॉब्लम का सलूशन है। सही है। और ये है कि टाइम पे हर चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ये आज मेरी बहुत ज़बरदस्त लर्निंग हुई है अभी कि मैथ्स ये सिखाता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन है। मैथ ये आपको बताता है कि ज़िंदगी में भी आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कायल हुई, उसके बाद के कुछ नया करना है उसके पहले उसकी कैलकुलेशन कर लें? कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। अच्छा। लेकिन वही बता रही हूँ आपको कि इंसान के सोच आपकी जितने भी आप एजुकेटेड हो जाएं, जितना भी आप, लेकिन आप बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं कि वहाँ आपका कभी दिमाग भी नहीं गया होता। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने मुझे लगता है हमारी हर जो है ना उस चीज़ को एक लिमिटेड बनाया, हमारी देखने की, सुनने हमारी की, लिमिटेशंस बोलने की, हमारी दम सोचने की। तो वो जो अल्लाह ने करना होता है ना वो हमें उस हद तक शायद सोचने ही नहीं देता। सही सही, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका है अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो ये कहाँ अप्लाई होता है? अप्लाइड मैथमेटिक्स बेसिकली दो तरह के हम मैथमेटिक्स में फील्ड्स हैं, एक प्योर एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। बेसिकली वो मैथमेटिक्स होता है जिसको हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और ये हर जगह अप्लाई होता है। यानी कि ये आपको फिजिक्स में नज़र आएगा, ये आपको मेडिसिन में नज़र आएगा, ये आपको हर इंजीनियरिंग में, ये जो हम इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, सारी इंजीनियरिंग्स में आपको नज़र आएगा। सही सही। तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स बेसिकली वो मैथमेटिक्स है जिसकी एप्लीकेशंस हमें अपनी रियल लाइफ में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, फिजिक्स में, इन चीज़ों में नज़र आती है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। हिना, आपकी ज़ाहिर है माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं, किस एज के हैं? एक मेरा बेटा माशाल्लाह 5.5 साल का है और एक 1.5 साल का है। माशाल्लाह। तो ये जो आपका शादी का सफ़र है वो भी जारी है और साथ साथ आपकी स्टडी भी जारी है और जॉब भी जारी है, तो इस दौरान किस तरह के चैलेंजेस आपको लगते हैं कि शादी से पहले कुछ आज़ादियाँ थी या शादी के बाद कुछ आज़ादियाँ मिली? हाँ, दोनों का डिफरेंस कैसे आप करें? शादी से पहले वाकई बड़ी आज़ाद थे लाइफ थी। अच्छा, अब पहले वाले आज़ाद थे। ओके। तो पहले वाले आज़ादी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब यानी कि यहाँ से हमें होता है कि पूरे टाइम पे हमने निकलना है ताकि बच्चे घर आपका वेट करें। शादी से पहले इतना नहीं था। हाँ। और थोड़ा सा फैमिली भी मेरी बड़ी सपोर्टिव थी, यानी कि शादी से पहले भी बड़ा, यानी कि वो वाला नहीं था कि जी देर से नहीं आना या इस तरह का कोई नहीं था। ठीक है, तो आपने कैंपस लाइफ भी एंजॉय की। सही। तो वो बड़ा अच्छा रहा शादी से पहले भी। लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्किंग लेडी मैं समझती हूँ कि जब तक घर से बाहर काम नहीं कर सकती, जब तक उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती। उसकी फैमिली में तो शादी से पहले उसके पेरेंट्स और शादी के बाद उसके ज़ाहिर हस्बैंड, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, कंट्रीब्यूशन। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी फैमिली भी बड़ी सपोर्टिव थी और मुझे इस मामले में लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड भी, यानी कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं उन्हें ये भी फ़ोन करके कह दूँ ना कि भैया आज मैं 8 बजे आऊँगी, हाँ, तो वो अगली बात खाना बना लेते हैं। हाँ, खाना भी वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैंने इतने अरसे में कभी ये नहीं कहा कि भाई मुझे खाना क्यों नहीं मिला। नहीं, मतलब वो आप देर से जा रही हैं तो वो खाना बना लेते हैं, कुकिंग कर लेते हैं? अब मैं वैसे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो कुकिंग तो नहीं वो करते, लेकिन शायद अगर उन्हें करनी पड़े तो कर लें। अच्छा। अब वो मतलब वो नहीं है कि नहीं मुझे खाना नहीं। सही। अगर मैं नहीं अवेलेबल या कुछ उन्हें बाहर से ला के या पका के, वो हर
इस चीज़ में माशाल्लाह support। माशाल्लाह ज़रूर। तो अभी जब आप ज़ाहिर है पीएचडी को परस्यू कर रही हैं और आपको उसको भी वक्त देना पड़ता है, तो घर में बच्चों के साथ मिलता है इतना टाइम स्टडी का? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो फिर जब कैसे से ये उसको दूसरा है ना मेरा बेबी, तब से नहीं मिलता। तो फिर उसको स्टॉप किया है, सेमेस्टर फ्रीज कराया है? नहीं नहीं नहीं, हाँ। मैंने माशाल्लाह अब तो मेरा थीसिस सबमिट है, तो अब तो मेरा अच्छा, प्रोसीजर चल रहा सही है। है। तो आज कल तो वैसे ही मुझ पे काम ना उस तरह वैसे का नहीं कर रही, वर्कलोड हाँ। नहीं है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि फिर मैंने वैसे ही कोशिश की थी कि यहाँ पे मुझे जो फारिग टाइम मिले ना अपने ऑफिस में बैठ के, जो भी लेक्चर मेरा नहीं हो उसमें फिर मैं बैठ के अपनी रिसर्च को टाइम देती थी। सही। और अभी भी, क्योंकि अब मैंने वैसे पेपर सबमिट अपने करवाए हुए हैं और थीसिस भी मेरा सबमिट है, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा बहुत काम मैं करती हूँ। लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि जो भी है काम यही, कि घर जाके फिर मुझे नहीं बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, एक वर्किंग आवर्स का जो टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे जितना जो भी मेरे लेक्चर मुझे एक भी फ्री हाँ। मिले ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर कुछ ना कुछ उसमें। सही सही। अच्छा मुझे हिना आप ये बताएं कि आपका ये जो 10 साल बीइंग एजुकेशनिस्ट करियर है, इसमें ज़ाहिर है आपने मुख्तलिफ इदारों में पढ़ाया, तो इस एक तो ये कि थोड़ा सा मुझे कंपैरिजन भी बताएं कि आईएसपी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा है और पहले किसी इदारे में तो हाँ, कैसा है? मैंने मुल्तान में इधर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, मैंने ये एमर्सन में भी पढ़ाया वहाँ। सही। उसके अलावा भी तो हर जगह का एक गवर्नमेंट अदारों का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ है। सही। तो उसके हिसाब से यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत मुझे एक होता है ना फैसिलिटेट फैसिलिटेटेड है। ओके, स्टूडेंट एंड पे या टीचर एंड पे? हर लिहाज से यहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं? बिल्कुल। ओके। स्टूडेंट्स को हम जितना इजी कर सकते हैं उतना हम वैसे करते हैं। सही। यानी कि समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास में भी और ओवरऑल मतलब पूरा जो आईएसपी का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी Exactly, फ्रेंडली है friendly स्टूडेंट्स के लिए इसमें। और उनके फ्यूचर जो कंसर्न्स हैं उनके लिए उनके लिए भी बिल्कुल। अच्छा, मैथ्स में ख़वातीन ज़्यादा नहीं होती, इसकी क्या वजह है? किसी टाइम में नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक आना शुरू हो गई हैं वो। इसीलिए शायद एक तो ना हमारी एक क्लास है, जैसे आपने शुरू में कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें मैथ का ना एक फोबिया है। अच्छा। और ये नहीं पता कि क्यों है। हालांकि हाँ। मैथ तो आपने देखा होगा कि मैथ तो हम जब से पैदा होते हैं तब से हम मैथ से डील कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। घर में बजट बन रहे हैं, सही हम है, जी सही हिसाब किताब कर रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं हिसाब किताब कर रहे हैं। अच्छा, उतना समझ में आता है आगे समझ में नहीं आता। नहीं, मैट्रिक लेवल पे भी मैंने देखा था कि बहुत से लोग ना अपने साथ हाँ। के उनको बड़ा उन्हें प्लस माइनस करने भी मुश्किल लग रहा होता है कि सही। तो ये मैथ मुझे लगता है एक फोबिया भी है। अब मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी बच्चों को अक्सर पढ़ाती हूँ ना, तो वो कहते हैं मैडम मैथ से जान छुड़ाई थी, इधर आके फिर फंस गए हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि जान नहीं छुड़ानी थी ना, हाँ, थोड़ा सा पढ़ लेना था। सही। बहुत अच्छा लगा हिना आपसे बातें करके। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातें रह गई हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। तो ये आपका कैमरा है, आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें? बस मैं स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जिस भी फील्ड में हो, ख़ासकर बच्चियों को, और मैं एक क्लास में भी कहती हूँ कि आप जिस भी फील्ड की हैं, चाहे मैथ्स की हैं, इंजीनियरिंग की हैं, लेकिन अगर आप पढ़ रही हैं, आपके घर वालों की सपोर्ट है, तो आप अपने प्रोफेशन को और अपने कैरियर को उतना ही सीरियस लें जितना हम कंसीडर करते थे कि बॉयज़ के लिए ज़रूरी है। तो बच्चियों को भी अपने कैरियर को इतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना बॉयज़ को लेने की ज़रूरत है। बस थैंक यू सो मच हिना, हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाई और इतनी ज़बरदस्त हमसे छोटी छोटी सी बातों में बड़ी बड़ी बातें की आप। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमने आज हिना बशीर साहिबा से जो मुलाकात की, मैं हमेशा कोई ना कोई अपनी लर्निंग शेयर करती हूँ। आज की मेरी लर्निंग बहुत कमाल है कि हम ज़िंदगी में बहुत ही जगहों पर मैथ्स यूज़ करते हैं और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है और इससे हमें डरना नहीं चाहिए। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिनको ये वाकई फ़ोबिया है वो इससे निकल सकते हैं और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को समझ सकते हैं। समझने की ज़रूरत भी होती है। तो आप भी अपने इर्द गिर्द किसी मैथमेटिशियन को देखें तो ये मत समझ लें कि वो यकीनन कोई खड़ूस किस्म का इंसान होगा। उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेजेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं और उनके अंदर छुपे हुए उस ज़िंदगी के तजर्बे जिनको वो मैथ्स के साथ जोड़ के देख रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जब भी मौका मिले आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब ने इस वक्त हमारे ये शो जब ऑन एयर होगा उससे नेक्स्ट डे, यानी कि उससे नेक्स्ट डे होगा सैटरडे, और सैटरडे को मैथ्स का सिम्पोजियम होने जा रहा है। तो और ये सिम्पोजियम सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जैसे कि मैम हिना ने भी बताया, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी है और फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो आप उसको ज़रूर अटेंड करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। हमारे इकबाल ऑडिटोरियम में हो रहा है ये सिम्पोजियम।
हम आपको यहाँ पे वेलकम करेंगे, लेकिन इस वक्त हम प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा फिर किसी एक चमकते सितारे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए साइमा अली को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद ज़न।